वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि कोदंगल का इलाका जल्द ही तरक्की की राह पर चलती हुई तेलंगाना का नोएडा बन जाएगा। उन्होंने बताया कि कोदंगल के लिए 70 साल पुराना ख्वाब पूरा होने वाला है और रेल की नई पटरी पर काम आइंदा 9 महीनों में शुरू हो जाएगा। इलाके को ज़री सहूलत फराहम करने के लिए कोदंगल लिफ्ट अवपाशी मंसूबा 3 साल के अंदर मुकम्मल होगा, जिससे कृष्णा दरिया का पानी जमीनों को मिलेगा। वजीर आला ने इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया कि किसान इस मंसूबे के लिए खुद से जमीन देने पर राजी हैं। लगचरला के सनती इलाके को तरक्की देकर बैन अल-अक़वामी मेयार का सनती जोन बनाया जाएगा और वहां सीमेंट की सनतें भी कायम की जाएंगी। तालीम के शोबे में कोदंगल को तिब्बी, ज़राअत, इंजीनियरिंग और फौजी, आर्मी, स्कूल जैसी कई अहम तालीमी इदारे हासिल हुए हैं। हुकूमत का अज़्म है कि 16 महीनों में कोदंगल को बैन अल-अक़वामी सतह का तालीमी मरकज बना दिया जाएगा। ఇదొక్కటే సరిపోతదంటే సరిపోదు, మాకు పరిశ్రమలు రావాలి। లగచర్లలో మే భూసేకరణ చేస్తే కొంతమంది కుట్రలు చేసి అమాయకులైన రైతులను రెచ్చగొట్టి అధికారుల మీద దాడులు చేయించి ఈనాడు అన్యాయంగా రైతులు కేసులలో ఇరుక్కున్నారు। అందుకే వాళ్ళందరితో మాట్లాడినాం, వాళ్ళ ఆలోచనలు పంచుకున్నాం। వాళ్ళు అడిగినంత నష్టపరిహారం, వాళ్ళు అడిగినన్ని ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరు చేసినాం। ఇవాళ లగచర్ల, హకీంపేట, పోలేపల్లి ప్రాంతంలో 3 నుంచి 4,000 ఎకరాల భూమి రైతులు ముందుకొచ్చి ఇస్తున్నారు। అంతర్జాతీయ స్థాయి పరిశ్రమలను, పెట్టుబడులు అక్కడికి తీసుకొచ్చి ఎవరైనా పెట్టుబడి పెట్టాలి అనంటే ఆ పెట్టుబడికి రక్షణ, లాభం ఉండే విధంగా లగచర్ల పారిశ్రామిక వాడను మేము పనులు ప్రారంభించుకుంటున్నాం। మా నియోజకవర్గం ఒక్క పారిశ్రామిక కేంద్రంగా గొప్పగా రాణించే విధంగా ఎట్లయితే ఢిల్లీ పక్కన నోయిడా ఉందో, ఆ నోయిడా ఈ దేశానికి ఆదర్శమైన పరిశ్రమలకు వేదిక అయిందో, ఈనాడు తెలంగాణకు నోయిడాగా కొడంగల్ నియోజకవర్గాన్ని తీర్చిదిద్ది లగచర్ల పారిశ్రామిక వాడను అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకొచ్చే విధంగా మా రైతులు, మా పిల్లల జీవితాలలో ఉద్యోగాలు ఇప్పించి వాళ్ళకు విద్యనే కాదు మా పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగాలు ఇచ్చే విధంగా ప్రణాళికలు ఈరోజు చేపడుతున్నాం। ఇవి సరిపోదు, పరిశ్రమలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే రైల్వే లైన్లు కావాలి। वजीर आला रेवंत रेड्डी को उनके अपने हल्का इंतखाब कोड़ंगल के मरकज में इदारों की मुंतकली के खिलाफ शदीद मुखालफत और एहतजाज का सामना करना पड़ा। कोड़ंगल इलाके से तिब्बी कॉलेज, मवेशी तिब्बी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और दीगर अहम इदारों को दोडियाल इलाके में मुंतकिल करने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। मुंतकली के इस फैसले के खिलाफ कोड़ंगल टाउन के तमाम तिजारती इदारे और दुकानें रजाकाराना तौर पर बंद हड़ताल रहीं। कोड़ंगल तरक्की तहफ़्फ़ुज़ मुश्तरका कार्रवाई कमेटी JSC ने शहर में बंद की काल दी थी। कमेटी ने अवाम से ये भी दरख्वास्त की कि वो आज कोड़ंगल में वज़ीर आला के मुनक़दा अवामी जलसा में शिरकत से मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब बरतें। तिजारती बरादरी ने शहर में अपनी तमाम सरगर्मियों को मुअत्तल रख कर अपना एहतजाज दर्ज कराया। मकामी रिहायशियों का ख्याल है कि इन तालीमी इदारों की मुंतकली से कोड़ंगल की आइंदा की तरक्की पर मनफी असर पड़ेगा। अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की नई तश्कील शुदा हुकूमत को हिमायत फराहम करने का ऐलान किया है। ताहम ये हिमायत सीमांचल के पसमानदा इलाके के लिए फौरी इंसाफ और तरक्की से मशरूत है। जनाब ओवैसी ने याद दिलाया कि मजलिस ने रियासत में गुज़िश्ता इंतखाबात में रुकन असेंबली की 5
नशिस्तें दोबारा हासिल की थीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर एनडीए हुकूमत सीमाचल इलाके के मसाइल को हल करने को यकीनी बनाएगी तो एमआईएम उन्हें अपनी सियासी हिमायत फराहम करेगी। ओवैसी का ये मशरूत फैसला बिहार में सियासी मादले के लिए एक नया बाब खोलता है और हुक्मरान इत्तेहाद पर इलाकाई तरक्की के लिए दबाव बढ़ाता है। अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन (MIM) के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी एक्स बेजामिया के अहाते को बम बनाने के लिए इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत की है। हैदराबाद में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने खास तौर पर अल फलाह जामिया के तनाजुर में ये बयान दिया जो दहली धमाके के बाद जांच की जद में है। ओवैसी ने कहा कि एक जामिया को बनाना बड़ी बात है और अगर कोई इसे बम साजी के लिए इस्तेमाल करता है तो हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग बम बनाते हैं वो एक क्लास रूम भी तामीर नहीं कर सकते। मजलिस सदर ने हाजरीन से गुजारिश की कि वो दहली में लाल किला के करीब जेर जमीन रेल मेट्रो के स्टेशन पर होने वाले धमाके के जिम्मेदारों की मजम्मत करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमें ऐसी ज़हनियत रखने वाले लोगों की सख्त मजम्मत करनी चाहिए क्योंकि जो कोई भी मुल्क का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे, हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते, अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर तो हम आपको उसका जवाब। बीआरएस के रुकन असेंबली माधवरम कृष्णा राव ने तेलंगाना के साबिक वजीर आल के सिरक जबरदस्त हिमायत में हुक्मरान कांग्रेस जमात को खिली तंबी जारी की है। कृष्णा राव ने जज्बाती अंदाज में कहा कि जब किसी जिसे हम शेर कहते हैं मैदान में आएंगे तो कांग्रेस के तमाम अफराद के लिए मुश्किलात और तकलीफें शुरू हो जाएंगी। रुकन असेंबली का कहना था कि केसीआर वो शख्सियत है जो अवाम के फायदे के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमारे सरबराह किसी भी सियासी हरीफ से खौफजदा नहीं होते और वो हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। कृष्णा राव का ये बयान रियासत की बढ़ती हुई सियासी कशीदगी की निशानदेही करता है और ये बीआरएस की जानिब से एक मजबूत जवाब है। పులి రమ్మంటారు కదా, వస్తుంది, తొందరగా వస్తుంది. మీ పాపాలు ఇంకా వండాలి అని చెప్పి ఆ పులి అట్లే ఉంది, కూర్చుంటుంది. మీ పాపాలు వండినాడు పులి బయటికి వస్తే అప్పుడు ఏం తట్టుకుంటారో ఏం చేస్తారో తెలుస్తుంది మీకు కూడా. మీరు కష్టపెట్టినా, జైలులో పంపించినా, ఎన్ని పంపించినా ప్రజల కొరకు ప్రాణాలు వదనీకైనా సిద్ధంగా ఉండు కేసీఆర్. భయపడడు, మేమందరం కూడా సిద్ధాంతంలో ఉన్నాం. बीआरएस के कारगुजार सदर जनाब के टीआर ने आज तेलंगाना भून में अजमित हैदराबाद ग्रेटर के पार्टी रहनुमाओं के साथ एक अहम तस्वीराती इजलास किया। इस इज्तिमा में रुकनान असेंबली, रुकनान कानून साज कौंसिल और अजीम तर हैदराबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन (GHMC) के कारपोरेटरों ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। ये इजलास कल मुनक्किद होने वाले म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कौंसिल इजलास के पेश नज़र बुलाया गया था कि टीआर ने इजलास के दौरान तमाम मुंतखब नुमाइंदों को वाज़ेह रहनुमा उसूल दिए कि वो किस तरह इजलास में पार्टी की पोजीशन को पेश करेंगे। उन्होंने हिदायत दी कि शहर की तरक्याती स्कीमों और अवामी मसाइल को ताकतवर तरीके से उठाया जाए। इस मंसूबा बंदी का मकसद कौंसिल इजलास में हुक्मरान जमात के मुकाबले में बीआरएस की आवाज़ को ज्यादा मजबूत करना था। साबिक वजीर और रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी ने आज वजीर आला रेवंत रेड्डी पर खिले आम सनती मकासद की जमीनें फरोख्त करके अराजी के एक अजीम घपले में मुलव्वस होने का संगीन इल्जाम लगाया है,
जगदीश रेड्डी ने इस फरोख्त को रियासत के वसाइल के खिलाफ करार देते हुए वाज़ेह तंबीह दी। उन्होंने कहा कि जब उनकी BRS हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आएगी तो इस मामले की मुकम्मल अदालती तहकीकात कराई जाएगी। उनका कहना था कि इन जमीनों को फरोख्त करने वालों के साथ साथ नाजायज तौर पर खरीदने वालों के खिलाफ भी बगैर किसी शक विशबह के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जगदीश रेड्डी ने वज़ीर आला पर जोर दिया कि वो अवामी फंड्स और सनती जमीनों को ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करने से ग्रेज करें। ఈ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న అరాచక పాలన ఏదైతుందో రాష్ట్రాన్ని లూటీ చేసే పద్ధతుల్లో ఏదైతే చేస్తున్నాడో ప్రభుత్వ భూముల్ని అడ్డగోలుగా అపనంగా తనకి ఇష్టమైన వాళ్ళకి కట్టబెడుతూ అన్ని నిబంధనలు అధిగమించి ఒక పెద్ద భూ కుంభకోణానికి పాల్పడుతున్నాడు। ఇది తప్పకుండా రేపు వచ్చే ప్రభుత్వాలు వచ్చిన తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇది విచారించదగ్గ కేసు అవుతుంది। ఇది క్రిమినల్ కేసు అవుతుంది। ఇచ్చిన వాళ్ళు తీసుకున్న వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా బాధ్యులు అవుతారు, అందులో సందేహం లేదు। ఇద్దరు కూడా జైల్లో వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది। అంత బహిరంగంగానే చేస్తున్నారు। ఏ జగ్గు గొంకు లేకుండా ముందు డబ్బులు సంపాదిస్తే చాలు తర్వాత ఏమన్నా కానీ అన్న పద్ధతుల్లో అన్ని నిబంధనలు కూడా తొంగలు తొక్కి చేస్తూ ఉన్నారు। ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా జరగలే అటువంటి చరిత్రలో। तेलंगाना जागृति की सदर कलवाकंतला कविता ने आज वनपर्ती में मीडिया के सामने हुक्मरान कांग्रेस जमात पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के कीना परवराना सियासी रवैया के सबब रियासत के तलबा को बड़े मसाइल का सामना है। कविता के मुताबिक साबिका हुकूमत ने वनपर्ती में तकनीकी तरबियत पॉलीटेक्निक का कॉलेज कायम करने के लिए 20-23 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इस कॉलेज की तामीर के लिए बाकायदा तौर पर हुकूमती हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया था। ताहम हुकूमत बदलते ही नई कांग्रेस इंतजामिया ने बगैर किसी जवाज के इस हुक्मनामे को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया। कविता ने इस अक़दाम को तालीम के हवाले से सियासत और इंतकामी कार्रवाई करार दिया। उन्होंने जोर दिया कि इस फैसले को वापस लिया जाए ताकि तलबा का मुस्तकबिल महफूज रह सके। మరిగా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానంగా ఇవాళ ఒక మాట చెప్తుంటాడు పదే పదే, ఇక్కడ ఆ మాట చెప్పాలి। ఏమంటాడు ఆయన? నేను అచ్చంపేటలో పుట్టినా, వనపర్తిలో చదివినా, కొడంగల్లో గెలిచినా, అంటే నాకు మొత్తం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాతో సంబంధం ఉందని చెప్తా ఉంటారు। మరి అలా వనపర్తిలో మీరు చదువుకుంటే, మేము ఇప్పుడే కాలేజ్కి పోయేస్తున్నాం, పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్కి, రాజావారి కోట అది ఆయన అప్పుడు డొనేషన్ చేసినటువంటిది। మరి ఎందుకోసము దాన్ని మీరు పట్టించుకుంటలేరు? బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇదివరకు 23 కోట్లతోని జీవో ఇస్తే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రాగానే క్యాన్సిల్ చేసేసి, ఎందుకు అవసరమేముంది? మీకు 23 కాకపోతే 100 కోట్లు ఇవ్వండి, అల్టిమేట్ గా పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ని దయచేసి కాపాడండి। ఎందుకంటే 850 మంది పిల్లలు ఉన్నారు, అందులో ఆడపిల్లలకు హాస్టల్ లేదు, మగపిల్లలకు హాస్టల్ లేదు, ఘోరమైన పరిస్థితి ఉంది। బీఆర్ఎస్ కూడా ఏం మొదటి నుంచి ఇవ్వలే, చివరి 1 ఇయర్ ముందు గవర్నమెంట్ లోంచి దిగిపోయే ముందు అప్పుడు ఇచ్చిండ్రు। అది కూడా జీవో ఇచ్చినాక ఓన్లీ 8 crores టెండర్ అయింది। అందులో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రాగానే 8 crores కూడా తీసిపడేసి, అంటే ఈ కక్షపూరితమైన వ్యవహారం వల్ల మధ్యలో ఎవరు సఫర్ అవుతారంటే పిల్లలు సఫర్ అవుతారు। అక్కడ ఎంత దారుణంగా ఉందంటే 50 మంది టీచర్లు ఉన్నారు, టీచర్లు చెప్తారు కనీసం ఇంకా 50 మంది కావాలి అని చెప్పి, కానీ ఆ స్టాఫ్ కొరత, మొత్తం ఎక్కి చూసినా ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ పాములు, కంప్లీట్ గా అసలు వాడలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పాపం పిల్లలు సర్వైవ్ అవుతున్నారు। కాబట్టి దయచేసి ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి కోరుతున్నాం। మాకు ప్రత్యేకించి తెలంగాణ జాగృతికి సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడడం అనేది ప్రధానమైన అంశంగా ఇన్నేళ్లు మేము పనిచేసినాం కాబట్టి ఫిబ్రవరి 13 వరకు ఈ ప్రభుత్వానికి మేము గడువు ఇస్తున్నాం। మీరు రంగులేయండి, రిపేర్ చేయండి। ఫిబ్రవరి 13 ఎందుకంటే అప్పటి వరకు మా జనంబాట కార్యక్రమం కొనసాగుతుంటుంది కాబట్టి అప్పటి వరకు మీరు చేయకపోతే ఫిబ్రవరి 13 తర్వాత మేమే వస్తాం, మేమే రంగులు వేసుకుంటాం, మేమే రిపేర్ చేస్తాం, మేమే ప్రజలకు సౌలత అయ్యేటట్టు చేస్తాం। అదేవిధంగా ఆ పిల్లలకు వాళ్ళు అనుమతిస్తే జనవరిలో ఒక జాబ్ మేళా కూడా పెడతామని మేము ప్రపోజల్ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళ అధ్యాపకులు వారంతా కూడా ఆలోచన చేసుకొని చెప్తామని చెప్పడం జరిగింది। जस्टिस सूर्याकांत ने आज एक बाज़ाब्ता तकरीब में मुख्य की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के 53 और सरबर्रा जज का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के साथ ही उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुख्य की अदलिया के आला तरीन ओहदे की जिम्मेदारियां संभाल ले। जस्टिस सूर्याकांत का ओहदा संभालना सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नए अदालती दौर का आगाज है। इस तकरीब में सियासियावर अदालती हलकों की मुमताज शख्सियात ने शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। अपने ओहदे के हल्फ के बाद उन्होंने मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती को कायम रखने के अपने अज़्म का इआदा किया।
जस्टिस सूर्यकांत से उम्मीद की जाती है कि वो अदालती निज़ाम में शफाफियत और इंसाफ की फराहमी में तेजी लाएंगे। उनके लिए अगला चैलेंज ज़ेर इल्तिवा मामलात को तेजी से निपटाना और अदालती इस्लाहात को आगे बढ़ाना होगा। मैं सूर्यकांत जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने आज एक बार फिर वजीर आला रेवंत रपड़तनक की बरसाए अवरान की क़यादत पर सवाल उठाया। उन्होंने ये संगीन इल्जाम लगाया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी असली और कदीम कांग्रेस के अराकीन की बजाय दीगर जमातों से आए हुए अफराद, हिज़्ब बदलने वालों की हिमायत कर रहे हैं। जीवन रेड्डी ने ऐलान किया कि अब हमारा मुकाबला पड़ोसियों से नहीं बल्कि बरा रास्त वजीर आला की सतह के शख्स से है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि यूं महसूस होता है कि हमारी कदीम कांग्रेस के लोग तरक्याती काम नहीं करेंगे बल्कि वो अफराद करेंगे जो दूसरी जमातों से पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके इस बयान से रियासती कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात और पार्टी में हिज़्ब बदलने वालों को तरजीह देने के मामले पर सख्त नाराजगी जाहिर होती है। ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతుందో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఈ గుర్తింపు ఏదైతుందో పార్టీ ఫిర్యాదు తాలికిస్తాడే దయచేసి ఆలోచించండి చెప్పంటూ నేను మా పోటీ పక్కలతో కాదు, మా పోటీ ముఖ్యమంత్రి స్థాయి నాయకత్వంతో మా పోటీ అని చెప్పంటారు. ఇప్పుడు చెప్తారు కదా ఇత్తేసి పొత్తుకున్నాడు, తెలంగాణ శాస్త్రం ఉందన్న మూడు శాస్త్రం ఇత్తేసి పొత్తుకున్నాడు సన్నాయి నొక్కుతూ ఏదైతున్నదో మేము అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు అవుతాం. ఏంద్రనైనా మాకంటే నీకు తెలిసిన అభివృద్ధి ఏంటే? నువ్వు 10 ఏళ్ళు చేసిన అభివృద్ధి ఏమి ఎలగబెట్టి ఒకసారి చెప్పుకొని మాట్లాడని చెప్పంటున్నాను. నువ్వు 10 ఏళ్ళు చేసి ఎలగబెట్టి అభివృద్ధి ఏందో నువ్వు చెప్పుకొని చేతగాక ఏమి ఇవాళ ఏదైతుందో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు మాకు అభివృద్ధి చేత కాదు, నీకు చేతనైతే. हैदराबाद पुलिस ने 60 साला एक बुजुर्ग हुआबाज पायलट रोहित सारान के खिलाफ 26 साला खातून पर वाज अमले की रुकन पर जिनसी दस्त दराजी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये संगीन वाकया 18 नवंबर को बंगलुरु में आर्जी कयाम के दौरान पेश आया। खातून की शिकायत पर बेगमपेट हैदराबाद थाने में सिफर मुकदमा इब्तिदाई इत्तला दर्ज की गई। मुकदमा भारतीय निजाम कानून BNS की दफा 63 के तहत दर्ज किया गया है, जो आबरूरेजी से मुताल्लिक है। चूंकि ये वाकया बंगलुरु की हुदूद में हुआ था, इसलिए केस तहकीकात के लिए वहां मुंतकिल कर दिया गया है। अब बंगलुरु का मकामी हालासुरो पुलिस थाना इस मामले की तहकीकात करेगा। इस सीनियर हुआबाज के खिलाफ उनकी मुताल्लिका एयरलाइन की जानिब से भी सख्त महकमाना कार्रवाई मुतवक्के है। संतनगर में वाकई SI शिफा खाना में एक बड़ा और अलमनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में तीन मजदूर अपनी जानें गिनवाने पर मजबूर हुए। ये वाकया शिफा खाना के हंगामी वार्ड इमरजेंसी में मुरम्मत, तज़ीन और आराइश के तमीरी काम के दौरान हुआ। इत्तलात के मुताबिक छत के लिए की जाने वाली तख्ताबंदी सिंटरंग अचानक कमजोर होकर गिर गई। इस ढेर होने के बाइस छत के सख्त और भारी टुकड़े स्लीब नीचे काम करने वाले तीनों ममारों पर गिर गए। हादसे में मलबे के नीचे दब जाने की वजह से तीनों मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए और शिफाखाना में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है और तमीरी हिफाजत में लापरवाही बरतने पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
शामीर पेट की बैरूनी शाहरा आउटर रंग रोड पर एक खौफनाक हादसा रूनुमा हुआ है, जिसमें एक शख्स ने जिंदा जलकर जान दे दी। इत्तलात के मुताबिक एक जाती गाड़ी एर्टिगा शामीर पेट से किसरा की जानिब सफर कर रही थी कि इसमें अचानक शदीद आग भड़क अलिफाटे। आग लगने के बाद गाड़ी तेजी से जलकर राख हो गई। ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि गाड़ी में मौजूद शख्स बाहर नहीं निकल सका और वो जिंदा जल गया। बताया गया है कि वक्त पर गाड़ी का दरवाजा खराबी की वजह से खिल ना सका, जिससे इस शख्स को बचने का मौका नहीं मिला। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी और इसमें सवार शख्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। पुलिस ने वाकया दर्ज करके आग लगने की वजह और मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त की तफ्तीश शुरू कर दी है। अमरीकी सफर का इजाजतनामा वीजा रद्द होने के बाइस पैदा होने वाली जहनी परेशानी की वजह से एक हिंदुस्तानी डॉक्टर खातून ने हैदराबाद में खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी खातून डॉक्टर काकू रूहनी 38 साल का ताल्लुक गंटूर से था और उन्होंने किर्गिज़स्तान में तिब की आला तालीम मुकम्मल की थी। 3 साल कबल वो पेशा वराना इजाजतनामे पर अमरीका गई थीं और वहां बड़े शिफाखाने में महारती तरबियत के लिए मुंतखब भी हो गई थीं। गुज़िश्ता मई में अपने घर वालों से मिलने के लिए भारत वापस आने के बाद अमरीकी इजाजतनामे की शराइत सख्त कर दी गईं। जब उन्होंने अपने मुलाजमत के इजाजतनामे को तरबियत के इजाजतनामे में तब्दील करने की दरख्वास्त दी तो अमरीकी हुकूमत ने इसे रद्द कर दिया। मुस्तकबिल के तमाम रास्ते बंद होने की वजह से डॉक्टर रूहनी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गईं और इसी माह की 22 तारीख को उन्होंने हैदराबाद में नींद की गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। कोटेवर और शाहबाद इलाकों के ग्रीन फील्ड शुआई शाहरा के लिए अराजी हासिल करनी सिमत असुरुशदा किसानों ने अमीर पेट में बल्दियाती तरक्याती इदारे के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। तकरीबन 50 किसानों पर मुश्तमिल ग्रुप ने दफ्तर के बाहर शदीद धरना दिया और अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। उन किसानों का बुनियादी मुतालबा था कि हासिल की गई जमीनों का मुआवजा बगैर किसी ताखीर के फौरी तौर पर अदा किया जाए। एहतजाजी किसानों ने ये भी कहा कि उन्होंने कोतवाल गोडा और चट्टियाला सड़क की तौसी के लिए भी अपनी जमीनें हवाले की थीं। उनका कहना था कि मुआवजे में ताखीर की वजह से उन्हें शदीद माली परेशानियों का सामना है। एहतजाज की इत्तला मिलने पर हुक्काम ने किसानों से मुलाकात की और मामले को हल करने की यकीन दहानी कराई। किसानों ने वाज़े कर दिया कि इंसाफ मिलने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। पूना शहर की सिंध कॉलोनी में कल सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब एक तेंदुआ लिविप रोड के इलाके में दाखिल होने की इत्तला मिली। इस वाक़ये के बाद सिंध कॉलोनी के रिहायशियों में सख्त खौफ व हरास की लहर दौड़ गई। मकामी अफराद की इत्तला पर जंगलात के महकमा के अहलकार और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। इमदादी टीमों और महकमा जंगलात ने गुज़िश्ता रात से ही तेंदुए को तलाश करने और इसे पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी थी। ताहम कई घंटों की मुसलसल तलाश के बावजूद भी तेंदुआ अभी तक इलाके से गायब है। तेंदुए के लापता होने के बाइस इलाके में सख्त तशवीश पाई जाती है। महकमा जंगलात ने तमाम अवाम को मोहतात रहने और छोटे बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। अलिफापल के इलाके में तेलंगाना की अवामी नक्लो हमल की एक बस आज एक बड़े हादसे से बाल बच गई, जिस पर मुसाफरीन ने शदीद गुस्से का इजहार किया। ये बस हैदराबाद से यादगीर गटा की जानिब आ रही थी कि अलिफापल के करीब अचानक बेकाबू हो गई। मुसाफरीन ने इल्जाम लगाया कि बस ड्राइवर नींद की गफलत में गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से बस पटरी से हिट कर जेर जमीन रेल मेट्रो के सुतून नंबर 102 की जानिब तेजी से दौड़ने लगी। खुशकिस्मती से ड्राइवर ने आखिरी लम्हे में बस पर काबू पा लिया, जिससे सुतून से टकराने का एक बड़ा और खौफनाक हादसा टल गया। हादसे से बाल बचने पर मुसाफरीन का शदीद गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ड्राइवर की लापरवाही पर एहतजाज किया। दोपहर के खाने की स्कीम के मुलाजमीन ने अपने मसाइल के हल और जेर इल्तिवा बिलों की अदायगी के मुतालबे पर स्कूल तालीम के महकमा के दफ्तर का घेराव करके एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 7 माह से अंडों खाने के अखराजात और अपने माहाना मुशाहरे की अदम अदायगी की वजह से शदीद परेशानी में है। रियासती हुकूमत की जानिब से वक्त पर बिल अदा न होने की वजह से उन्हें माली तंगी का सामना है और मजबूरना कर्ज लेना पड़ रहा है। एहतजाजी मुलाजमीन ने फौरी मुतालबा किया कि तमाम जेर इल्तिवा रकूम को जल्द अज जल्द जारी किया जाए। उसके साथ ही उन्होंने अपने माहाना मुशाहरे में इजाफा करने और दीगर मसाइल को हल करने की भी परजोर दरख्वास्त की। स्कूल तालीम के दफ्तर के अतराफ बड़ी तादाद में मुजाहिरीन के इज्तिमा की वजह से कशीदगी बनी रही। मुलाजमीन ने ये ऐलान किया है कि जब तक उनके मुतालिबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा।
तमिलनाडु के तीनाकाशी जिला में कल एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 निजी बसों का शदीद तसादुम हो गया। इस तसादुम के नतीजे में अब तक छह अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है और 35 से जायद मुसाफिर शदीद जख्मी हुए हैं। जान बहक होने वालों में ख्वातीन और मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिससे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। हादसा की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी शिफाखाने में मुंतकिल किया गया। शिफाखाने में दाखिल किए गए कई जख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। हुक्काम ने इस बात का इजहार किया है कि जख्मियों की नाजुक हालत के पेश नज़र हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। मकामी पुलिस ने वाकया दर्ज कर लिया है और बस ड्राइवरों की लापरवाही समेत हादसे की वजूहात की गहराई से तफ्तीश कर रही है। हैदराबाद शहर के जुनूब मगरबी जोन में मुसलसल सड़क पर झगड़ों और लड़ाइयों के वाक़े ने मकामी रिहायशियों में खौफ व हरास फैला दिया है। गुज़िश्ता सिर्फ एक हफ्ते के दौरान टोली चौकी और आसिफ नगर के इलाकों में मुसलसल 2 बड़े झगड़े पेश आए थे। अब ताज़ा तरीन वाक़या हबीबनगर थाना की हुदूद में वाक़े नामपली दरगाह के करीब रूनुमा हुआ है। उन मुसलसल तसादुम के वाक़यात की वजह से मकामी रिहायशी इंतज़ामिया और पुलिस की कारकर्दगी पर शदीद नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सड़कों पर होने वाले इस तरह के तशद्दुद को रोकने के लिए इलाके में गश्त और कानून नाफिज करने को मजबूत बनाया जाए। सदीपेट जिला के दोबाका के सरकारी शिफाखाना में बिजली की कटौती की वजह से तवील अरसे तक तारीकी छाई रही, जिस पर अवाम ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। मरीजों और उनके अहले खाना को घंटों तक बिजली के फुकदान की वजह से सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। हुक्काम की सरी गफलत के बाइस शिफाखाना में तमाम खिदमात रुक गईं। शुआई तशखीस, एक्स-रे समेत दीगर जरूरी मुआयने के लिए मरीज घंटों तक बिजली आने का इंतजार करते रहे। इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि शिफाखाना का बिजली का मुतबादिल इंतजाम भी इस वक्त खराब पाया गया। मरीजों ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए पूछा कि अगर सरकारी शिफाखानों में बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा सकती तो ये कैसी हुकूमत है। उन्होंने मुतालबा किया कि अवामी मसाइल पर फौरी तवज्जो दी जाए और बिजली की सप्लाई में बेहतरी लाई जाए। మన ఎక్స్రే తీసిరా జనరేటర్ ఉంటుంది మరి గవర్నమెంట్ లా జనరేటర్ కరెంట్ లేదని అంటారు. గంట సేపే వచ్చిన కరెంట్ లేదు. ఈ కాలు కొంచెం తీయాలి. నువ్వు ఏడికి వచ్చినావు? ఏ హాస్పిటల్కి వచ్చినావు? గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చినావు. ఏ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఏడుంది? నువ్వు ఏడున్నావు? ఏ ఊరు ఉన్నావు? గట్లా हिंदुस्तानी फिल्म सनत बॉलीवुड के मरूफ और मुमताज अदाकार धर्मेंद्र 83-89 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए मौसूफ अदाकार कुछ अरसे से शदीद सेहत के मसाइल का शिकार थे और इलाज के बावजूद उनकी सेहत बेहतर ना हो सकी। उनके इंतकाल का खबर से हिंदुस्तानी फिल्म सनत और उनके हजारों मद्दाहों में शदीद गम व अफसोस की लहर दौड़ गई। धर्मेंद्र ने पाँच दहाइयों से जायद के अपने पेशा वाराना सफर में फिल्मी दुनिया को कई ब्लॉकबस्टर, सुपरहिट फिल्में और यादगार किरदार दिए। उनके इंतकाल पर सियासी रहनुमाओं और फिल्मी बरादरी ने तज़ियत का इजहार किया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया।